अस्सलामुअलैकुम भाईजान। आज जो है हमने लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 जो कि सेलुलर ऑर्गेनेलीज़ के ऊपर है, तो इस सेलुलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर है। सेलुलर स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले जो है सेल वॉल आती है। सेल वॉल क्या है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसका क्या फ़ंक्शन है, कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर पाई जाती है। फिर हम ये देखेंगे फिर कौन से लिविंग ऑर्गेनिज़म की सेल वॉल किस चीज़ से बनी हुई है, केमिकल कंपोजिशन भी इसके अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले सेल वॉल की प्रेजेंस देखते हैं। प्रेजेंस के कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स। ज़्यादातर जो है सेल वॉल जितने भी प्लांट्स हैं या लुक लाइक प्लांट्स, उनके अंदर सेल वॉल जो है पाई जाती है बाहर वाली साइड पे, सबसे बाहर। एब्सेंट इन एनिमल्स एंड प्रोटेस्ट, ये एनिमल्स के अंदर और कुछ प्रोटेस्ट हैं उनके अंदर एब्सेंट होती है, इनके अंदर नहीं पाई जाती है। उसके अलावा अगर सेल वॉल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेल वॉल जो है वो क्या है, नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग है और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का, किसी भी सेल का स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है तो इसका मतलब है ये किसी भी सेल की क्या कर रही है, हिफाजत कर रही है। उसके अलावा लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो पाई जाती है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे पाई जाती है पौधों के अंदर और दूसरे जानवरों के अंदर, एनिमल्स और प्रोटेस्ट के अलावा। उसके बाद हम देखते हैं कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है। हम देखते हैं सेल वॉल का फंक्शन क्या है। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या होगा, सेल वॉल का फंक्शन ये है, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म जिसके अंदर ये पाई जाएगी उसको जो है क्या कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ दे रहे हैं, उसके बाद प्रोटेक्शन है और उसके बाद सपोर्ट है। तो ये वो फंक्शंस हैं जो कोई भी सेल वॉल जो है क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं सेल वॉल की, कि सेल वॉल की कितनी टाइप्स हैं। तो मेरे भाई सेल वॉल की दो टाइप्स हैं, एक को हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, एक को सेकेंडरी वॉल कहते हैं। प्राइमरी आपको पता ही है कि प्राइमरी वॉल वो वॉल होगी जो सबसे बाहर वाली साइड पे पाई जाएगी। मतलब सेल के बाहर, साइटोप्लाज्म के बाहर जो सबसे मेन वॉल है पौधों के अंदर, वो प्राइमरी वॉल कहलाती है और वो सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। मतलब वो जो मेन कंपोनेंट है आपका किसी भी सेल का, वो क्या कहलाता है, सेलुलोज कहलाता है। उसके बाद सेकेंडरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल जो है क्या है, अब सेकेंडरी वॉल वो वॉल है ज़्यादातर जाइलम और फ्लोएम के अंदर ये पाई जाती है। सेकेंडरी वॉल जो प्राइमरी वॉल के नीचे पाई जाएगी। प्राइमरी वॉल वो वॉल है जो सेकेंडरी वॉल वो वॉल है जो प्राइमरी वॉल की इनर साइड पे पाई जाती है और ये जो है लिग्निन से बनी होती है। इसके अंदर जो केमिकल होगा वो क्या होगा, लिग्निन होगा। अब लिग्निन वो केमिकल है जो सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है पौधों के अंदर। लिग्निन जो है वो केमिकल है जो सबसे ज़्यादा जो है पौधों के अंदर जो है पाई जाती है और इसी की वजह से लकड़ी के अंदर जो है सख्ती आती है। मतलब ये जो लकड़ी सख्त होती है ये किसकी वजह से होती है, लिग्निन की वजह से होती है। उसके बाद वॉल्स के अंदर जो है कुछ पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द एडजेसेंट सेल ऑफ सेल वॉल थ्रू विच कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म। मतलब वो छोटे छोटे सुराख हैं सेल वॉल के अंदर जो अंदर साइटोप्लाज्म तक जुड़े हुए होते हैं, उन सुराखों को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। इनके ज़रिए जो है मटेरियल्स की क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद इसकी हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं कि सेल वॉल जो है किस किस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है और अगर पाई जाती है तो उनकी जो सेल वॉल है किस चीज़ से बनी होती है। तो हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स की ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो सेलुलोज से बनी होती है। प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। अगर फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटन केमिकल से बनी होती है। और प्रोकैरियोट्स की हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हैं,
इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं ये तो हो गया आपका सेल वॉल। दूसरा जो कंपोनेंट है सेल स्ट्रक्चर का वो है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन इसकी प्रेजेंस देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वैसे इसको बहुत सारे नाम हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, तो यहाँ पे प्रेजेंस देखते हैं कि ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हैव थिन इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग दी साइटोप्लाज्म। करें जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उन तमाम की जो बॉडी है, उन तमाम के जो सेल्स हैं वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन जो है जैसे सेल वॉल का था वैसे ही होगा, लेकिन एक जो है फंक्शन उससे हटके है, जैसे एक्ट एज अ बैरियर। ये पहला जो फंक्शन है, एक्ट एज अ बैरियर का काम करती है, मतलब चीज़ों को अंदर और बाहर दाखिल होने से और निकलने से रोकती है। इसके अलावा शेप है, उसके अलावा प्रोटेक्शन है, उसके अलावा सपोर्ट है। ये वो फंक्शन है जो कोई भी सेल मेम्ब्रेन जो है, कोई भी सेल मेम्ब्रेन है वो परफॉर्म करती है। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन है। केमिकल कंपोजिशन के अंदर जो है देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस किस चीज़ से बनी होती है, किस किस चीज़ से बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हैं। ये जो है वो कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंदर जो है मौजूद होते हैं। उसके बाद अच्छा, अब केमिकल कंपोजिशन को या सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बयान करने के लिए जो है एक मॉडल पेश किया गया जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऐसा मॉडल है जिसके अंदर ये बयान किया गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाई लेयर है, मतलब लिपिड्स की 2 लेयर्स है जिसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। उसके अलावा ये जो लिपिड है ये क्या करती है, लिपिड जो है मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी देती है। क्या देती है? फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करती है। ये जो फ्लूइडिटी है और इलास्टिसिटी है इसकी वजह से लचक पैदा होती है किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर लचक पैदा होती है। अब लचक जब पैदा होगी तो क्या होगा, क्या होगा, इलास्टिसिटी, लचक, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प होती है। उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक लिपिड बाई लेयर, एम्बेडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो फाउंड। अमाउंट कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट भी पाई जाती है। अगर वो ज्वाइंट होती है प्रोटीन के साथ तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाती है, अगर लिपिड्स के साथ अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाती है। उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में ख़ास तौर पे एनिमल्स के अंदर जो है, ख़ास तौर पर एनिमल्स के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में फ़र्क है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, फ़र्क क्या होता है। अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की, इसमें से कोई एक ले लो। अगर हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की पहले, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ओवरऑल जितनी भी सेल की मेम्ब्रेन है, एक सेल है ना, उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज पाई जा रही हैं उनके ऊपर भी क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं। अगर हम तमाम मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। अगर हम किसी एक सेल की मेम्ब्रेन की बात करते हैं, अगर हम किसी एक सेल की मेम्ब्रेन की बात करते हैं या किसी एक ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये डिफरेंस है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत है। उसके बाद मेरे भाई साइटोप्लाज्म, उसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन के नीचे या सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके दरमियान में एक सेमी विस्कस, सेमी ट्रांसपेरेंट
सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड मौजूद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान में। एक गाढ़ा ब्लैकिश फ्लूइड होता है जो ज़्यादातर जो है पानी पर मुश्तमिल होता है, और इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनेलीज़ को जगह प्रोवाइड करना ताकि वो क्या कर सके, फंक्शंस परफॉर्म कर सकें अपने अपने। और यहाँ पर ज़्यादातर जो फंक्शंस होते हैं वो एरोबिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है। अब ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको ग्लूकोज से निकला, लाइसिस मीन टूटना, ब्रेक डाउन, तो ग्लूकोज का टूटना। तो यहाँ पर जितने भी प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। उसके बाद जो लास्ट आपके पास सेलुलर स्ट्रक्चर है वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है नेटवर्क है माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स ये क्या हैं? एक नेटवर्क है, स्ट्रक्चर है जो साइटोस्केलेटन को बनाती हैं हमारे बॉडी के अंदर। अब ये जो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये क्या हैं? तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है ऐसे नेटवर्क हैं जो ट्यूबुलर प्रोटीन से बने होते हैं, जो किसी भी सेल को जो है एक ख़ास शक्ल देते हैं। उसके अलावा ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जो सीलिया होते हैं, सीलिया कहते हैं छोटे छोटे बाल जो ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स की बॉडी के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, एंड फ्लैजेला, चप्पू की तरह की स्ट्रक्चर होती है, ज़्यादातर जो है ये बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं, जो दोनों वैसे प्रोकैरियोट्स को हरकत, अपनी बॉडी को हरकत देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अंदर भी ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। दूसरा जो माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट जो है ये एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, और ये जो है किसी भी सेल को अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करने में हेल्प करता है। और ये दोनों आपस में मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, यानी कि माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल, और उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।